ये विपक्ष के लोगों के लिए कड़वा जरूर हो सकता है, क्योंकि वो तो 4.5 साल से प्रयास कर रहे थे टूट जाए उनकी सूत बैठ जाए। ना तो उनकी सूत बैठी। बीजेपी आज भी सरकार चला रही है। ये तो प्रदेश को एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए निर्णय हुआ, और 4.5 साल बड़ा अच्छा स्टेबिलिटी के साथ प्रदेश को शासन भी मिला। ना तो मैंने आज इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, और मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मतलब है सारी कैबिनेट का अपने आप इस्तीफा हो जाए। अभी तो सबसे छोटा हरियाणा का पत्रकार है, और मैं चाहता हूँ 70-80 साल की उम्र तक पत्रकारिता में धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस भी लेगा, बढ़ेगा भी। हर 5 साल में दौर आएगा, और यही तेरा कैमरा होगा, यही दुष्यंत होगा। लोग आएंगे भी, जाएंगे भी। अगर 1 लाख वोट क्रॉस कर जाती है इनेलो, तो इनेलो अस्तित्व में रह सकती है। अगर 1 लाख वोट भी नहीं इनेलो के आते, तो इनेलो का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। भाई, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं काफ़ी तेज़ हैं, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। काफ़ी दिन से काफ़ी साथी कमेंट कर रहे थे कि भाई अब आप दुष्यंत जी से सवाल जवाब नहीं करते, तो आज वो मौका आ गया है, बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो जनता से प्यार प्रेम मिल रहा है, क्या पहले जैसा ही प्यार प्रेम मिल रहा है, या कुछ कमी या कुछ अच्छापन देख रहे हैं? मुझे तो 1% भी कमी नहीं लगी। मुझे ये ज़रूर लगा है कि पहले से ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, और पिछले 10 सालों में ये प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ा है। और मैं तो चाहता हूँ कि अगले 40, 45, 50 साल जितनी मैं सेवा कर पाऊँ, ये और बढ़ता रहे। सर, बात करें, सभी पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवारों पर मोहर लगा चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से सिर्फ अभी तक एक ही उम्मीदवार पर मोहर लगाई गई, तो बाकी के उम्मीदवारों की जो सूची आप कब जारी कर रहे हैं? देखो, पार्टी की पीएससी के अंदर कई नामों पे चर्चा हुई, जी और मैं मानता हूँ अप्रैल महीने के अंदर 25 तारीख के बाद नोटिफिकेशन हरियाणा का होगा, और मई महीने में नॉमिनेशन शुरू होंगे। आज तो फील्ड पे काम करने की बात है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भिवानी लोकसभा में घूम रहे हैं, मेरी हिसार ड्यूटी लगाई है। श्रीमती नैना सिंह जी सिरसा है, निशान सिंह जी कुरुक्षेत्र हैं। पार्टी के लोगों की जिम्मेवारी लगी है, और जल्द जो मजबूत साथी हैं उनको जिम्मेवारी दे के साथ साथ मैदान में उतारा जाएगा कि वो लोकसभा के अंदर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करें और जीत कर हरियाणा की आवाज़ को लोकसभा में जगह दें। जी सर, मेन मुद्दे आपके क्या रहेंगे जिनको आप जनता के बीच जाकर बताएंगे और उनसे वोटों की अपील करेंगे? जो 4.5 साल में हमने काम किया है, आज सबसे बड़ा विषय तो ये है कि हम उसको कैसे लोगों के जुड़ाव में ला पाए। 4.5 साल में सुविधाएं आम आदमी तक कैसे पहुंचा पाए। पीला राशन कार्ड गांव में बनने लग गया, आज फरद गांव में निकलने लगी, पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। 20,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क बन गया, 14 फसलें हम MSP पर दे पाए। अनेक चीज़ें मुमकिन कैसे हुआ, और जनता ने भी देखा है। कोविड जैसे काल के समय भी हरियाणा को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार। जी सर, अभी बात करें, जैसे काफ़ी साथी ये वीडियो देखकर कमेंट करेंगे कि भाई आप तो पहले जैसे मीठे मीठे सवाल पूछ रहे हो, कड़वे सवाल पूछते हैं। सर, अब मैं आपसे जो है 2-3 कड़वे सवाल पूछूँगा। जैसे जब आपका गठबंधन टूटा, तो बहुत से अन्य दलों के जो नेता थे वो बार बार बयान दे रहे थे कि भाई ये गठबंधन जो है एक साजिश के तहत टूटा है, 2024 के चुनाव के बाद जो फिर बीजेपी जेजेपी जो है एक हो जाएगी। पहली चीज़ तो कड़वा नहीं है। ये विपक्ष के लोगों के लिए कड़वा जरूर हो सकता है, क्योंकि वो तो 4.5 साल से प्रयास कर रहे थे टूट जाए उनकी सूत बैठ जाए। ना तो उनकी सूत बैठी। बीजेपी आज भी सरकार चला रही है। ये तो प्रदेश को एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए निर्णय हुआ, और 4.5 साल बड़ा अच्छा स्टेबिलिटी के साथ प्रदेश को शासन भी मिला। और उस 4.5 साल के अंदर बड़े ऐतिहासिक निर्णय हमने करे। आज संत शिरोमणि रविदास जी का कुरुक्षेत्र में मंदिर बनाने की बात हो, हमारी घोषणा थी। 50% महिला को आरक्षण देना पंचायती राज में हमारी घोषणा थी। बैकवर्ड को 8% रिजर्वेशन देना हमारी घोषणा थी। कितने ऐसे काम हमने पूरे करे, और विपक्ष के प्रयास से अगर उस समय गठबंधन टूटता तो क्या ये कदम उठा पाते? नहीं उठा पाते। आज 14 फसलें MSP पर खरीदी जाती है, ये सिर्फ हमारी सोच के कारण खरीदी। आज 1 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हुआ
खातों के अंदर। ये सिर्फ हमारी सोच की वजह से हुआ कि किसान को 2 दिन में उसका पैसा दे। जी सर, हरियाणा प्रदेश की जनता जो है वो अभी सवाल उठा रही है कि दुष्यंत जी ने अब इस्तीफ़ा दिया, तो ये पहले किसान आंदोलन की बात हो या फिर उससे पहले जब महिलाओं का आंदोलन भी बीच में चला था, पहलवानों का आंदोलन, उसमें भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। ना तो मैंने आज इस्तीफ़ा दिया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया, और मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मतलब है सारी कैबिनेट का अपने आप इस्तीफ़ा हो जाता। सर, आपने हिसार रैली में एक बात और कही थी कि भाई गां तो गई गई खूंटा भी पाड़ लेगी, तो आपके साथ और भी नेता जो थे वो भी तो आज अनिल विज जी भी गए हैं, मनोहर लाल जी भी गए हैं, पता नहीं कितने लोग कैबिनेट से बाहर हुए, हमारे तो 3 ही थे। जी सर, जनता कह रही है कि आपके विधायक भी जो हैं आपसे बागी होकर अलग चले गए, और पीछे भी देखा जाता था कि भाई विधायक जो आपसे खुश नहीं थे, चाहे वो रामनिवास सुरजाखेड़ा जी हो, राम कुमार गौतम जी हो, तो आप कैसे देखते? गोल्डी, अभी तो सबसे छोटा हरियाणा का पत्रकार है, और मैं चाहता हूँ 70-80 साल की उम्र तक पत्रकारिता में धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस भी लेगा, बढ़ेगा भी। हर 5 साल में दौर आएगा, और यही तेरा कैमरा होगा, यही दुष्यंत होगा, लोग आएंगे भी जाएंगे भी, कोई जाने की सोच भी रखेंगे, नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे। तो समय की राजनीति की विचार है। अभी मैं यहाँ आ रहा था, मोबाइल में देख रहा था कि बीजेपी का सांसद कांग्रेस में भाग गया, कांग्रेस का सांसद बीजेपी में भाग गया, आम आदमी पार्टी का सिटिंग एमपी जिसकी टिकट अनाउंस थी वो बीजेपी में भाग गया, बीजू जनता दल के 3 सांसद जो तीसरी चौथी टर्म में बीजेडी से जीत के आए थे वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। तो चुनाव का मौसम है, लोग आएंगे जाएंगे। आज भी हमारे 10 एमएलए जीत के विधानसभा में गए थे, किसी ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। उनसे पूछो, कोई पार्टी ने उन पर दबाव बना रखा है, कोई पार्टी ने उनको कमज़ोर किया? हाँ, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर वो पार्टी के साथ नहीं भी थे तो भी हमने विकास कार्य करवाए। सर, अभी जैसे मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है अक्सर चलती रहती है। इसी दौरान अभी पीछे समय में बात करें, जैसे आपके जो इनेलो पुरानी पार्टी थी उसके जो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जी, जब उन्होंने अपनी परिवर्तन यात्रा निकाली तो वो यात्रा में जब उनके गाँव वासियों में जब जनसभाएँ करते तो वो कहते थे कि भाई जेजेपी जितनी स्पीड से बनी थी उतनी स्पीड से ख़त्म भी हो चुकी है। तो आप कैसे देखते हैं इन बयानों को, जो आपके खिलाफ इतने बयान लगातार? याद है पहली बार तेरे को कैमरे को मैंने जीन देखा था दिग्विजय के उपचुनाव में, उस समय भी आप माइक लेके लोगों में घूमा करते थे। कहीं उस दिन से आज के दिन तक वो जेजेपी की नेगेटिविटी आप ढूंढ पाए इनेलो को छोड़ के? उन लोगों की सोच है, उनने हमारे पक्ष में कभी भी कोई एक बयान नहीं दिया, उनने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया, और मैं मानता हूँ ऐसे क्रिटिक बहुत ज़रूरी हैं। जनता भी उनको समझने लगी, देखने लगी, और आने वाले भविष्य में तो कुरुक्षेत्र भी माइक ले जाइए लोकसभा में। अगर 1 लाख वोट क्रॉस कर जाती है इनेलो तो इनेलो अस्तित्व में रह सकती है। अगर 1 लाख वोट भी नहीं इनेलो के आते तो इनेलो का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जी सर, आपको भी लोकसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में 7 लाख वोट मिले थे, 50,000 जब आप आम आदमी पार्टी के साथ थे तो उनके भी आए थे, टोटल 7.5 लाख वोट आए थे। तो क्या अब 7 लाख का आंकड़ा जो है वो आप पार कर दोगे इस लोकसभा तो हमारे और आम आदमी के मिला के 7 लाख आए थे, और मैं मानता हूँ इस बार हमारा टारगेट 21 लाख क्रॉस करने का है, जो कि हमारे विधानसभा के वोट शेयर से भी ज़्यादा है। और कार्यकर्ताओं ने जो 5 साल में संगठन में सहयोग दिया है, आराम से उस आंकड़े को हम पार करें। सर, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो भी बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर जेजेपी अपने आप को इतने दमदार पार्टी मानती है तो रोहतक आए और वो चुनाव लड़े, क्यों ना चिंता करें हुड्डा साहब, रोहतक आएंगे भी, मजबूती से लड़ेंगे भी, उनका इलाज भी करें। सर, आपने जब पिछले मैं आपकी वीडियोस देख रहा था और हमारे जो पत्रकार साथी उनसे आप बातचीत कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि भाई रोहतक सीट जो है वो आपको ऑफर कर रही थी बीजेपी पार्टी, लेकिन आपने उसको डिनाई कर दिया। मुझे एक बताओ, आज भी लड़नी पड़ रही है? बिल्कुल। पर हमारी प्राथमिकता HR भिवानी थी, हम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? बिल्कुल। हमने ये निर्णय लिया कि अलग अलग लड़े और 10 की 10 पे लड़े। सर, 4.5 साल का दौर जो है वो आपके लिए काफ़ी कठिन भी रहा है, क्योंकि लगातार आप पर आरोप लगते थे, और लॉकडाउन के दौरान जो है एक सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा था कि भाई शराब घोटाला हुआ है। क्या मुझे ईडी ने जेल में डाल दिया? क्या मेरे पे कोई एजेंसीज लगी? मैंने तो खुद स्वयं का इन्वेस्टिगेशन करो, एक्शन लो।
उन सब के खिलाफ अगर हमें कोई रजिस्ट्रेशन में कमी मिली और मिली, क्या सरकार ने एक्शन नहीं लिया? सर सदन में जब बार बार ये मेरी बात सुन, ये औरों की सुनी हुई बातों को पत्रकारिता में कभी नहीं जोड़ना चाहिए। आज के दिन भी हरियाणा प्रदेश में एक भी इंक्वायरी मेरे द्वारा कराई गई को विपक्ष ने स्कैम कहा है। हरियाणा में सीबीआई रेड हुई थी, पंजाब में सीबीआई रेड हुई थी चावल की कमी के कारण, जिसको इनने चावल घोटाला बोला। एक भी शेलर में, मिल में 1 किलो चावल कमी नहीं मिली। पंजाब में 74 FIR हुई। आज कहना बहुत आसान है, आरोप लगाने बहुत आसान है। लोग तो पता नहीं क्या क्या बात किसके बारे में कह जाए। हर चीज़ सोशल मीडिया पे, टीवी पे और पे सुनी, तथ्य नहीं होते। हमने बड़े अच्छे तरीके से 4.5 साल शासन किया, आम नागरिक की ताकत को बढ़ाया, आम नागरिक को सुविधाएं डोर स्टेप पर ला कर दी। जो फर्द पटवारी जी के पीछे घूम घूम के महीने तक में नहीं मिला करती थी, आज आम नागरिक को 2 दिन में मिलती है। मगर कभी भी किसी पत्रकार ने ये नहीं किसी आम आदमी से पूछा कि क्या मौज कर दी। सड़कें 20,000 किलोमीटर दुरुस्त करना बहुत बड़ा चैलेंज था। 9,000 करोड़ के अभी अनाउंसमेंट्स अप्रूव करने हमने कि 2024 के बजट में हम करेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर किया ना। मगर ऐसे झूठे लोगों का, जिनके पास और कोई तथ्य नहीं थे, सिर्फ आरोप थे, उनका प्रवचन करना, ये मुझे लगता है पत्रकारिता के जो मापदंड है उसमें कहीं ना कहीं नहीं आते। मैंने भी मास कम्युनिकेशन करी और मैं चाहूँगा कि तू भी अपनी पढ़ाई करे, फिर बैचलर्स करे और फिर MA मास कम्युनिकेशन करे, ये सीखोगे आप। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। 3 घोषणाएं जो हैं आपकी प्रमुख थी। युवाओं के लिए 75% आरक्षण की बात थी, बुजुर्गों की 5100 पेंशन, और जो MSP पर फसलें खरीदी जाए और उनके ऊपर जो है 10% या फिर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस किसान को दिया जाए। आज हरियाणा इकलौता राज्य है जिसने 14 फसलें MSP पर खरीदी। 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में हम दे रहे हैं। 75% कानून को पूरी तौर पर अमली जानवी पहनाया, पास करवाया, एक्ट लाया, हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट गया। उससे प्रमुख ये भी थी कि 50% महिलाओं की हिस्सेदारी। रविदास मंदिर, युवा साथियों को 50 किलोमीटर में पेपर देने का सेंटर बने। मगर आपको जो 3 कहीं विवाद में फंसी हैं या कोई लिटिगेशन में है या कोई पूरी नहीं हो पाई, वो याद रहती है। मगर जो 300 पूरी कर दी, उसका गुणगान करना भूल जाते हो। सर गुणगान की बात नहीं है, मेन तो आपकी 3 ही थी कि जिनसे आपको वोट भी मिले थे। आपने जो है सभी लोगों से वार्तालाप की थी इन मुद्दों को लेकर के। आज भी वो बयान निकाल लो पिछले विधानसभा का। क्या हम कहते नहीं थे भव्य रविदास मंदिर बनाएंगे? कहते थे। आज करनाल में 5 एकड़ दिलवाई नहीं दिलवाई। चाहे नई सरकार ने पत्थर लगाया हो, घोषणा तो हमारी थी। सर हम महिला को 50% हिस्सेदारी की बात करते थे पंचायती राज में, दे पाए नहीं दे पाए। आज जहाँ बैठे हैं इस गांव की पंचायत भी 50% मेंबर हो, पार्षद हो, आपके सरपंच हो, 50% औरतें सीटों को सुशोभित करिए। को मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि हमारा घोषणा पत्र का हिस्सा था। सर आप एक युवा नेता हैं और जो नए युवा नेता आपसे प्रेरित होकर राजनीति में आना चाहते हैं, वो अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं और कैसे आने वाले भविष्य में जो है वो अपने लोगों के बीच जाकर जो है अपनी एक छवि कायम करें? राजनीति कोई आसान सफ़र नहीं है, मगर बहुत हद तक युवाओं ने उस सफ़र को तय करने का निर्णय लिया है। बहुत से मेरे पार्षद साथी हैं, सरपंच साथी, अब युवा आ रहे हैं और मैं मानता हूँ आने वाले भविष्य में, क्योंकि युवाओं की जो ताकत है वो अप्रॉक्सीमेटली 55% से ज़्यादा है 45 साल से नीचे के वोटर्स जो है, और युवा अपनी ताकत दिखाएगा। मैं तो ये चाहूँगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में 50% युवा जीत कर प्रदेश का सरकार का नेतृत्व करें। जी सर, टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें तो जो हमारे पूरे भारत देश की जो एक सरकारी कंपनी थी BSNL, उसको जो है आज जियो ने ओवरटेक कर लिया है। तो एक जियो की मोनोपोली है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो आपको लगता है कि भाई आने वाले समय में जैसे मंडियों की अगर बात करें तो वहाँ पे अंबानी अडानी जी जो है उनको टेक ओवर कर लेंगे? ना तो आज किसी की मोनोपोली है। प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद भी होते हैं, नए खुलते भी हैं।
नवरत्न जब बने थे क्या परिस्थितियाँ थी, आज क्या परिस्थिति है। आज एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, कितनी और ऐसी कंपनियाँ हैं। और आने वाले भविष्य में क्या होगा तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। क्या पता प्रधानमंत्री का पद खत्म होकर राष्ट्रपति शासन चल जाए, क्या पता 400 पार का नारा 200 पे रुक जाए। भविष्य में क्या होगा इससे राजनीति नहीं होती, भविष्य कैसा होगा इस पे राजनीति होती है। और मैं मानता हूँ हरियाणा का भविष्य सुनहरा होगा। मजबूती से सारे साथी काम करेंगे और युवा सरकार प्रदेश में बनाए। ताऊ देवीलाल जी सदा एक बात कहा करते थे, लोक राज जो है लोक लाज से चलता है और हवा बना दो तो राज आ जाएगा। तो वो छवि और उस समय का दौर और आज के दौर में आप क्या अंतर आप और मैं यहीं मिलेंगे। अब तू रख दे हवा बना और राज ला, फिर मैं आगे तेरे को एक इंटरव्यू और दूंगा। तो अंत में आप हरियाणा प्रदेश की जनता से क्या अपील करना मैं चाहेंगे? सबसे यही आग्रह करूंगा कि 2 महीने बाद प्रदेश में चुनाव है और उन चुनावों में जननायक जनता पार्टी की चाबी की ताकत बढ़ाओ, चाबी का बटन दबाओ और पार्टी के उम्मीदवारों को जिताओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप सबको दुष्यंत चौटाला जी के विचार कैसे लगे एक सभ्य कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना। बाकी दुष्यंत जी ने जो हमारे अंदर कमियां निकाली हम उनको सुधारने का प्रयास जो है ज़रूर करेंगे। आप सबकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।